हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। जो नवीन सर की विजेता सीरीज़ चल रही है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस के लिए, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। जो उनकी 2 घंटे की वीडियो होती है वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये आज उनका सेट नंबर 9 है, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो त्यौहार से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है जो पोंगल है उसका पहला दिन जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे भोगी पांडिगई कहा जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है, और थाई पोंगल भी दूसरे दिन को ही कहा जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। चौथे दिन को कानूम पोंगल कहा जाता है। इस दिन कन्या की पूजा की जाती है, यानी इस दिन लड़कियों की पूजा होती है। और जो तीसरा दिन होता है उस दिन जलीकट्टू बनाया जाता है, और इसी दिन वो बैल की पूजा भी इसी दिन होती है। पोंगल तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु के अन्य नृत्य है महामैम, थिमिथी, चित्राथी, चित्रा पूर्णिमा, पुंथड़ू। और ये पुंथड़ू न्यू ईयर है तमिलनाडु का। थाई पुसुम में भगवान मुरुगन की पूजा होती है। प्रश्न नंबर 2 नृत्य से रिलेटेड है। जो सरहुल नृत्य है वो झारखंड में किया जाता है, और ये एक आदिवासी नववर्ष है, और इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है, और ये उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का है, और ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, और ये आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। जोनमल ये सिक्किम का नृत्य है, और ये लोपचा जनजाति द्वारा किया जाता है। होंटा ये झारखंड का है, और इसे संथाल जनजाति करती है। प्रश्न नंबर 3 कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से शाम को पूर्वाभ्यास के बाद शुरू होता है, जिसमें मछलम पर एक आह्वानकारी ढोल बजाना शामिल होता है और केवल भोर में समाप्त होता है। तो ये कथकली होता है जो कि केरल का है। इसमें जो नायक होता है उसे पाचा कहते हैं, खलनायक को कत्थी कहते हैं। जो इसमें मेकअप होते हैं वो 5 तरह के मेकअप होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक कलासम, नलचरितम। और इसका जो प्रतीक होता है वो आकाश होता है। मुद्रा 24 प्रकार की मुद्राओं में इसे परफॉर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्रिकेट से संबंधित जो शब्द है मेडन में यानी कि जब किसी ओवर में एक भी रन ना बने तो उस ओवर को मेडन ओवर कहा जाता है। अगर 3 बॉल पर 3 विकेट ली जाए तो उसे हैट्रिक कहते हैं। 2 बॉल पर 2 विकेट ली जाए तो उसे ब्रेस कहते हैं। स्टंप की ऊंचाई होती है 28.8 इंच, बैट की ऊंचाई होती है 38 इंच, पॉपिंग से क्रीज की लंबाई होती है 1.22 मीटर यानी कि 4 फीट। जो क्रिकेट बॉल होती है उसकी वजन होती है 155 से 163 ग्राम, और जो साइज होता है क्रिकेट बॉल का वो 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। बास्केटबॉल स्लैम डंक शब्द है वो बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। जो इसमें स्थिति होती है वो होती है पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर, स्मॉल फॉरवर्ड और पावर। प्रश्न नंबर 5 लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी, तो राष्ट्रपति के आदेशों से निकाली जाएगी। आकस्मिक निधि इसको आर्टिकल 267 में बताया है। इस संकट के दौरान अप्रत्याशित व्यय के लिए जो निधि होती है उसे आकस्मिक निधि कहते हैं। इसका एक्ट 1950 में आया था, और इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है, और इसमें जो पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए। जो आकस्मिक निधि है वो आर्टिकल 267 में आता है, और इसके जो संरक्षक होते हैं वो वित्त सचिव होता है। और जो 1 रुपये का साइन है उस पे 1 रुपये का जो नोट होता है उस पे साइन वित्त सचिव के होते हैं। वर्तमान में जो वित्त सचिव है वो टूहिन कांत पांडे है। पहले थे वो विमिल जालन थे। आर्टिकल 266 का भाग 1 ये संचित और सामयिकित निधि के बारे में बताता है। ये भारित व्यय होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सब के जितने भी वेतन होते हैं वो इसी के द्वारा दिए जाते हैं, और ये संसद की सहमति जरूरी होती है इसमें। आर्टिकल 266 भाग नंबर 2 इसमें सार्वजनिक खातों के बारे में है। इसमें सांसद की समिति की जरूरत नहीं होती है। केंद्र में आकस्मिक निधि का नियंत्रण राष्ट्रपति करता है, और राज्य में राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 6 राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो आर्टिकल 111 के तहत है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में आता है। इसे पेश किया जाता है लोकसभा में, और इसे इस समय पर सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब ये राज्यसभा में पेश होगा तो 14 दिन तक रोक सकते हैं राज्यसभा में, उसके बाद इसे अपने आप पास माना जाएगा। जो वित्त विधेयक होता है वो आर्टिकल 117 में बताया गया है। ये संसद में पेश होने के 75 दिन बाद पारित माना जाता है। जो बिल होता है उसका वाचन 3 बार होता है। पहले उसे जब पेश किया जाता है मंत्री द्वारा तब होता है, दोबारा उस पर जब बहस होती है तब उसका वाचन होता है, और तीसरी बार उस पर वोट डलती है। प्रश्न नंबर 7 कैग की रिपोर्ट सर्वप्रथम
किसके सामने प्रस्तुत की जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाएगी। कैग की रिपोर्ट आर्टिकल 151 में बताई गई है, कैग आर्टिकल 148 में बताया है और इसकी जो ड्यूटीज होती है वो आर्टिकल 149 में बताई गई है। प्रश्न नंबर 8, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 10 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य करेगा। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा स्पीकर करता है और ये आर्टिकल 118 के भाग नंबर 4 में बताई है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में बताई गई है। कथन है कुछ धन विधेयक से रिलेटेड, तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है। धन विधेयक के बारे में बताया, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती इसमें, और राज्यसभा इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेंगे और कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 10, लोकसभा तथा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत आता है और इसका जो जवाबदेही होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। संसद सचिवालय आधारिक वर्तनतात जारी करता है। इसका मतलब है कि जो संसद सचिवालय है वो डिबेट और जो क्वेश्चन है उनके रिकॉर्ड रखता है और ये 3 भाषाओं में रिकॉर्ड रखता है। एक मूल संस्करण होता है जिस भाषा में सवाल किए गए हैं, और एक इंग्लिश का होता है और एक हिंदी का हिंदी का संस्करण होता है। इन 3 भाषाओं में रिकॉर्ड रखता है। प्रश्न नंबर 11, कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, तो नसीरुद्दीन महमूद था। ये इल्तुतमिश का पोता था। सल्तनत काल का औरंगजेब भी इसे कहा जाता है। इसने नायब मुमलिकात पद बनाया था जो कि बलपन को दिया गया था। रजिया, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था, रजिया का विरोध किया था। सबसे पहले वो जुनैदी ने किया था, उसके बाद दूसरा विरोध अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया तबर हिंद बठिंडा का शासक था और इसने रजिया को कैद कर लिया था, मुबारक नामक किले में कैद किया था। प्रश्न नंबर 12, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल सूत्र है, तो वो बर्नी ने लिखा है। और जो तबाह के नासिरी पुस्तक है वो मिनहाज उल सिराज ने लिखी है। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार था ये, और जो रजिया है उसको मान शशि का भी इसी ने लिखा है। बलबन 1265 से 1287 तक इसका राज रहा। इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन। ईश्वर की छाया ये अपने आप को कहता था, जिसे कि जिले इलाही की उपाधि इसने दी थी। इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जिसके तहत इसने अफगानों को भर्ती किया था और ये मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। और जो पहला अफगान वंश था वो लोधी का था और दूसरा अफगान वंश सूर्यवंश था। फारसी पद्धति पर दरबार को सजाया था। बलबन ने गैर इस्लामिक प्रथा भी शुरू करवाई थी। नवरोज शुरू करवाया जो कि फारसी नववर्ष है। सिजदा और पाबो शुरू करवाया था। मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में 1279 और 1285 में हुए। बंगाल में विद्रोह 1279 में हुआ जो कि तुगरील खान ने किया था। इसने 2 विभाग बनाए थे, बरीद मुमालिक जो कि गुप्तचर का विभाग था और एक दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग था। प्रश्न नंबर 13, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे, तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था ये। इसकी जो उपाधि थी वो शाइस्त खां की थी। इसका भतीजा था और इसके काल में विद्रोह हुआ था जो कि मलिक सज्जू ने किया था और इस विद्रोह को शांत किया था अली गुरसाप यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसके 4 सेनापति थे। एक था उलुग खान, ये नॉर्थ को देखता था। एक था मलिक काफूर जो कि साउथ में था। नुसरत खां, ये नॉर्थ में था। जफर खां, ये मंगोलों के लिए बनाया गया सेनापति था। मलिक काफूर है, इसे अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय से लेकर आए थे और ये एक दास सेनापति था। मंगोलों से बचने के लिए किला बनवाया था जिसका नाम सिरी किला था। प्रश्न नंबर 14, स्थान और शासकों के बारे में पूछा है, तो रणथंभौर है उसके शासक थे अमीर देव, चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र और गुजरात के कर्णदेव। देवगिरी के थे शंकर देव जिसे कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था। होयसल के थे वीर बल्लाल, इसे 1310 में लूटा था। मदुरई के थे वीर पांडे, इन्हें 311 में लूटा था। और वारंगल के थे शंकर देव जिन्हें कि 1309 में लूटा था और शंकर देव थे, इनके पास कोई हीरा मिला था। प्रश्न नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, तो इन्होंने इसके लिए दीवान रियासत जो कि बाजार देखभाल के लिए एक विभाग बनाया था। साहना ए मंडी, ये व्यापारियों पर निरंतर के लिए बनाया था। बरीद ए मंडी, ये जासूस होते थे। दीवान ए विजारत, ये वित्त विभाग होता था। दीवान ए आरिज, ये सैन्य विभाग होता था। दीवान ए रियासत, ये बाजार नियंत्रण का विभाग था। दीवान ए रसाल, ये विदेशी विभाग था।
प्रश्न नंबर 17, वायुदाब सबसे कम होता है तो वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका कारण होता है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे जो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और निम्न वायुदाब का निर्माण करती है। जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर प्रेशर के। जो हाई प्रेशर एयर प्रेशर होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो कि उपोष्णीय कटिबंध होते हैं, और ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है ये भी उपोष्ण कटिबंधीय होता है और इसमें भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो दूर ध्रुवीय उच्च दाब पर होता है, इसमें 88 से 90 डिग्री होता है। और दक्षिणी गोलार्ध होता है ये भी ध्रुवीय उच्च दाब में होता है और इसमें भी 80 से 90 डिग्री के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 18 झीलों के बारे में है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजेला जलप्रपात। ये वेनेजुएला में स्थित है और ये 979 मीटर ऊंचा है और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है और ये यूएसए और कनाडा में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील ये टिटिकाका झील है, जो कि पेरू और बोलिविया में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो वो टांगानिया झील है और ये केनिया, तंजानिया, युगांडा और नामीबिया में स्थित है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है और इसकी जो गहराई है वो 1642 मीटर है। और प्रश्न नंबर 19, उच्चतम लवणता पाई जाती है तो वो वान झील में पाई जाती है और ये टर्की में स्थित है। इसकी 330% पाई जाती है इसमें। और जो महान साल्ट झील है वो यूएसए में है और इसमें 220% पाई जाती है। मर्द सागर में 240% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो ग्रीनलैंड है और ये डेनमार्क में स्थित है। बोर्नियो ये प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। न्यू गिनिया ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। प्रश्न नंबर 21, हिंदी महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मेडागास्कर है, जो कि अफ्रीका के पूर्व तट पर स्थित है। क्रिसमस द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्रेंच गुआना और सेंट पियर फ्रांस में स्थित है। एलपुशियन यूएसए में। सांता क्रूज स्पेन में। न्यूफाउंडलैंड ये यूएसए में। साकोत्रा ये ओमान में। प्रश्न नंबर 22, समितियों के बारे में है। गोईपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार के लिए बनाई गई थी। नानजुनदप्पा समिति ये रेलवे किराए के लिए बनाई गई थी। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन के लिए बनाई गई थी। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। राजा चलैया सेवा कर के लिए। विजय केलकर ये वस्तु एंड सेवा कर यानी कि जीएसटी के लिए बनाई थी। दंतेवाला बेरोजगारी अनुमान के लिए। मालेगांव प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए। भंडारी क्षेत्रीय बैंकिंग के लिए। नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग सुधार के लिए। और ज्ञान प्रकाश समिति ये चीनी घोटाले के लिए बनाई गई थी। राजा चलैया कर सुधार के लिए और तेंदुलकर समिति गरीबी आंकलन के लिए बनाई थी। प्रश्न नंबर 23, गरीबी रेखा निर्धारण तो ये इसका निर्धारण नीति आयोग करता है यानी कि योजना आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 24, भारतीय अधिनियम जो MRTP एक्ट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये 1969 में आया था। जो इंडस्ट्रियल एक्ट है जो वो ये 1991 में आया था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया था। फेरा की जगह फेमा आया था, जिसमें एम की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट, और ये 1999 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। प्रश्न नंबर 25, पैन कार्ड के प्रारंभ में 5 अक्षर अंग्रेजी में होते हैं। इसमें जो पी होता है उसको फुल फॉर्म क्या होती है तो उसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत, इंडिविजुअल भी इसे कहते हैं। जो एटीएम होते हैं उसमें 16 अक्षर होते हैं। जीएसटी नंबर में 15 अक्षर होते हैं। आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। सीवीवी में 3 नंबर होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ड्राइविंग लाइसेंस में 15 नंबर होते हैं। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी के मान के बराबर होता है। बल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 27, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 28, 2 निकायों के बीच में आरक्षण बल 1/9F है, तो इन 2 निकायों के बीच दूरी होगी तो 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 29, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिटोरियम एज, इसमें 1 प्रोटीन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें जो एटॉमिक नंबर होते हैं आइसोटोप उन्हें कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। प्रश्न नंबर 30, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स तो वो आइसोबार होते हैं।
जैसे कि इसमें बताया गया है आर्गन 1840, इसमें जो एटॉमिक वेट है वो 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है। तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इज इक्वल टू जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर जो 18 होगा, और जो इसमें न्यूट्रॉन होगा वो होगा एटॉमिक नंबर माइनस में एटॉमिक वेट माइनस में एटॉमिक नंबर जो कि 22 होगा। न्यूट्रॉन बराबर होंगे तो वो आइसोटोन होंगे, जो यहाँ पर बताया गया जैसे कि C613 और N714 इनके न्यूट्रॉन सेम है तो ये आइसोटोन है। प्रश्न नंबर 31, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहाँ पर V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस और T होता है परमताप। परमताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 32, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 33, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और इनकी पुस्तक है द डिसेंट ऑफ मैन, जो कि इन्होंने 1871 में लिखी थी, और इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो प्राकृतिक चयन सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इन्होंने एक लाइन कही थी, युगतम को उत्जीविता, और ये जो वर्ड है ये सबसे पहले प्रयोग किया था तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। प्रश्न नंबर 34, लीनियस पदानुक्रम तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है जेनेरिया प्लैंटरम और सिस्टमा नेचर। इन्होंने बताया था कि सबसे पहले जाति बनती है, फिर वंश से कुल बनता है, कुल से गण बनता है, और उसके बाद वर्ग बनता है, वर्ग से संघ, और फिर जगत बनता है। प्रश्न नंबर 35, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटकर ने दिया था 1969 में, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें बताया था कि एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा और प्लांटा। प्रश्न नंबर 36, पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए हैं तो वो किए विक्रम मिस्त्री को। जो पहले विदेश सचिव थे वो KPS मेनन थे। जो कैबिनेट सचिव है वो TV सोमनाथन है। गृह सचिव है गोविंद मोहन है। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा, और जो PM के प्रधान सचिव है वो प्रमोद कुमार मिश्र है। जो K2-18b है वो क्या है तो वो एक एक्सोप्लैनेट है। प्रश्न नंबर 38, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत चालू की गई है, और इसको लॉन्च किया था PM ने, प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने, और ये 1 जनवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 39, दुनिया का जो सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट वो जापान द्वारा विकसित किया गया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है, और ये 1989 का है। हल्ला टाम्सडाटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जो चेन 6 है उसे चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। प्रश्न नंबर 40, पेरिस 2024 ओलंपिक तो इसमें जो शुभंकर था उसका नाम था फ्रिज, और ये 33वें ओलंपिक्स थे और जो कि 16 दिन चले थे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इनका उद्घाटन सीन नदी के किनारे हुआ था जो कि पेरिस में है, और IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक है। भारत की जो इसमें रैंक आई थी वो 71वीं थी, और पहला स्थान USA का था। 40 गोल्ड USA ने जीते थे। जो भारत के लिए पहला पदक जीता था वो मनु भाकर ने जीता था। तो ये टोटल 40% थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।